हैज़ फॉलन एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म श्रृंखला है जिसमें जेरार्ड बटलर ने यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट माइक बेनिंग की भूमिका निभाई है। श्रृंखला में ओलंपस हैज फॉलन 2013, लंदन हैज फॉलन 2016 और एंजेल हैज फॉलन 2019 फिल्में शामिल हैं। फिल्मों में एरोन एकहार्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति बेंजामिन आशेर की भूमिका निभाई है और मॉर्गन फ्रीमैन ने सदन के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रपति एलन ट्रम्बल की भूमिका निभाई है। फिल्मों को आम तौर पर मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली है और उन्होंने दुनिया भर में कुल $523 मिलियन की कमाई की है। फिल्म श्रृंखला जारी रहेगी क्योंकि बटलर ने 3 और फीचर फिल्मों के लिए अनुबंध किया है। एक फ्रेंचाइजी में विस्तार करने की योजना के साथ निर्माताओं के पास विभिन्न विदेशी, स्थानीय भाषा, टीवी स्पिन-ऑफ विकास में है। फिल्में अमेरिकी राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो क्रेटन रोथेनबर्गर और कैटरीन बेनेडिक्ट द्वारा लिखित पटकथा से एंटोनी फुकुआ द्वारा निर्देशित और सहनिर्मित है और यह हैज़ फॉलन फिल्म श्रृंखला की पहली किस्त है। फिल्म में जेरार्ड बटलर, जिन्होंने सहनिर्माता भी है, आरोन एकहार्ट और मॉर्गन फ्रीमैन के साथ एंजेला बेसेट, रॉबर्ट फोर्स्टर, कोल हॉसर, एशले जुड, मेलिसा लियो, डायलन मैकडरमोट, राधा मिशेल और रिक यून सहायक भूमिकाओं में है। कथानक व्हाइट हाउस पर उत्तर कोरिया के नेतृत्व वाले गुरिल्ला हमले को दर्शाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति बेंजामिन आशेर को बदनाम गुप्त सेवा एजेंट माइक बेनिंग के प्रयासों। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 मार्च 2013 को फिल्म डिस्ट्रिक्ट द्वारा रिलीज की गई थी और इसने $70 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $170 मिलियन की कमाई की। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, जिन्होंने फुकुआ के निर्देशन और बटलर के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन खुली हिंसा और पटकथा की आलोचना की। ओलंपस हैज फॉलन 2013 में रिलीज हुई 2 फिल्मों में से एक थी जिसमें व्हाइट हाउस के खिलाफ आतंकवादी हमले को दर्शाया गया था, दूसरा व्हाइट हाउस डाउन था। लंदन हैज फॉलन नामक एक सीक्वल 4 मार्च 2016 को रिलीज किया गया था, जिसमें मुख्य कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया था, और तीसरी फिल्म एंजेल हैज फॉलन 23 अगस्त 2019 को रिलीज हुई थी। कथानक पूर्व अमेरिकी सेना रेंजर माइक बेनिंग एक गुप्त सेवा एजेंट और राष्ट्रपति सुरक्षा प्रभाग में विस्तृत नेता है, जो राष्ट्रपति बेंजामिन आशेर, प्रथम महिला मार्गरेट और उनके बेटे कॉनर के साथ व्यक्तिगत मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। कैंप डेविड से बर्फीली क्रिसमस ड्राइव पर प्रथम परिवार को ले जा रही प्रेसिडेंशियल लिमो एक बर्फीले पुल पर नियंत्रण से बाहर हो जाती है जब एक पेड़ की शाखा मुख्य वाहन से टकराती है। बेनिंग ने आशेर को वाहन से खींच लिया, लेकिन लिमो जमी हुई नदी में गिर गई, जिससे मार्गरेट की मौत हो गई। 18 महीने बाद बेनिंग ट्रेजरी विभाग में काम करते हैं, उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया है। व्हाइट हाउस में दक्षिण कोरियाई प्रधानमंत्री ली ताइवू के साथ आशेर की बैठक के दौरान कांग योनसाक के नेतृत्व में उत्तर कोरियाई आतंकवादी समूह कोरियन फॉर यूनाइटेड फ्रीडम KUF ने इमारत पर कब्जा करने और सभी को मारने के लिए पूर्ण पैमाने पर हमला किया। व्हाइट हाउस सुरक्षा बल पूर्व सीक्रेट सर्विस एजेंट से निजी सुरक्षा ठेकेदार बने डेव फोर्ब्स की सहायता से उन्होंने आशेर और POC के कई शीर्ष अधिकारियों को बंधक बना लिया और ली को लाइव वीडियो पर मार डाला। मारे जाने से पहले एजेंट रोमा ने पेंटागन को सचेत किया कि ओलंपस गिर गया है। KUF के शुरुआती हमले के दौरान बेनिंग व्हाइट हाउस के रक्षकों में शामिल हो गए। वह व्हाइट हाउस में वापस आ जाता है, आंतरिक निगरानी को अक्षम कर देता है और पेंटागन के आपातकालीन ब्रीफिंग रूम में गुप्त सेवा निदेशक लिन जैकब्स और सदन के अध्यक्ष एलन ट्रम्बल, जो अब कार्यवाहक राष्ट्रपति है, से संपर्क करने के लिए आशेर के सैटेलाइट ईयरफोन का उपयोग करता है। कांग ने एशर की बंधक स्थिति का उपयोग ट्रम्बल से कोरियाई प्रायद्वीप से अमेरिकी सेना को वापस लेने की मांग करने के लिए किया। वह अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए उत्तरी अमेरिका को विकिरणित बंजर भूमि में बदलने के लिए अमेरिकी परमाणु शस्त्रागार में विस्फोट करना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे सेरबेरस परमाणु शस्त्रागार प्रणाली तक पहुंच कोर की आवश्यकता है, जो केवल अशर, रक्षा सचिव रूथ मैकमिलन और संयुक्त प्रमुखों के अध्यक्ष एडमिरल जोसेफ होनिक के पास है, जो सभी POC के अंदर है। एशर ने मैकमिलन और होनिक को उनकी जान बचाने के लिए अपने कोर प्रकट करने का आदेश दिया, यह निश्चित करते हुए कि वह अपना कोर नहीं छोड़ेगा। कॉनर को इमारत की दीवारों में छिपा हुआ ढूंढने और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद
कांग को आशेर को अपना सेरबेरस कोर प्रकट करने के लिए मजबूर करने के लिए उसका उपयोग करने से रोकने के बाद बेनिंग ने फोर्ब्स सहित कई कमांडो को मार डाला। सेना प्रमुख जनरल एडवर्ड क्लेग ने ट्रम्बुल को व्हाइट हाउस पर हवाई हमले का आदेश देने के लिए मना लिया। KUF उन्नत हाइड्रा 6 विमान भेदी प्रणाली का उपयोग करके आक्रमण बल का पता लगाता है और उसे नष्ट कर देता है। कांग ने उपराष्ट्रपति चार्ली रोड्रिग्ज को फांसी देकर जवाबी कार्रवाई की। प्रतिबंध लगाने से कांग का संचार अक्षम हो जाता है और जब वे मीडिया के सामने मैकमिलन को मारने का प्रयास करते हैं तो उन्हें अपने गुर्गों को सामने लाने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे कांग के बंकर में वापस जाने से पहले उनमें से अधिक को मार दिया जाता है। उनकी संख्या तेजी से घटने के साथ कांग ने एक हेलीकॉप्टर विस्फोट में अपने कई कमांडो और शेष बंधकों की बलि देकर अपनी और अशर की मौत का नाटक रचा। बेनिंग चाल को समझ लेता है और बंकर की ओर चला जाता है। पहले से ही 2 कोर हाथ में होने के कारण कांग अंततः एशर के कोर को क्रैक कर लेता है और सेरबेरस को सक्रिय कर देता है। बेनिंग घात लगाकर हमला करता है और शेष सभी आतंकवादियों को मार डालता है जब वे आशेर के साथ भागने का प्रयास करते हैं और बेनिंग कांग के सिर में छुरा घोंपकर उसे मार देता है। आशेर ने बेनिंग को सेरबेरस के बारे में सूचित किया और बेनिंग ने ट्रम्बुल और उसके कर्मचारियों की सहायता से इसे समय पर निष्क्रिय कर दिया। व्हाइट हाउस पर दोबारा कब्जा करने के बाद आशेर को बाहर ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद बेनिंग को राष्ट्रपति सुरक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में बहाल कर दिया गया, जबकि आशेर ने हमले के बाद के बारे में बात करते हुए जनता को आश्वासन दिया कि अमेरिका पहले से भी अधिक मजबूत होकर पुनर्निर्माण करेगा। कास्ट करे माइक बेनिंग, सीक्रेट सर्विस एजेंट और पूर्व आर्मी रेंजर के रूप में जेरार्ड बटलर। 4 संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बेंजामिन आशेर के रूप में एरोन एकहार्ट। 5 एलन ट्रम्बुल, सदन के अध्यक्ष के रूप में मॉर्गन फ्रीमैन। 6 कांग योनसाक के रूप में रिक यून, एक उत्तर कोरियाई अतिराष्ट्रवादी मास्टरमाइंड जो दक्षिण कोरियाई मंत्री के सहयोगी के रूप में प्रच्छन्न था। 7 अमेरिकी गुप्त सेवा के निदेशक लिन जैकब्स के रूप में एंजेला बेसेट। 8 संयुक्त राज्य अमेरिका सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल एडवर्ड क्लेग के रूप में रॉबर्ट फोर्स्टर। 9 एजेंट रोमा के रूप में कोल हॉसर, यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट प्रभारी। 10 बेंजामिन और मार्गरेट आशेर के बेटे कॉनर आशेर के रूप में फिनले जैकबसेन। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला मार्गरेट आशेर के रूप में एशले जुर। 9 रूथ मैकमिलन, रक्षा सचिव के रूप में मेलिसा लियो। 7 डेव फोर्ब्स के रूप में डायलन मैकडरमोट, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व गुप्त सेवा एजेंट अब दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री के सुरक्षा विभाग के लिए काम कर रहे हैं। 11 लिया बेनिंग, एक नर्स और माइक की पत्नी के रूप में राधा मिशेल। 12 राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के उप निदेशक रे मोनरो के रूप में शॉन ओब्रायन। एजेंट ओनील के रूप में लांस ब्रॉडवे, राष्ट्रपति की गुप्त सेवा सुरक्षा विवरण के सदस्य। 13 एजेंट जोन्स के रूप में टोरी किटल्स, राष्ट्रपति की गुप्त सेवा सुरक्षा विवरण के सदस्य। 14 दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री ली ताइवू के रूप में केओंग सिम। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति चार्ली रोड्रिग्ज के रूप में फिल ऑस्टिन। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष एडमिरल जो होनिक के रूप में जेम्स इंगरसोल। मार्क डियाज, यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट के रूप में फ्रेडी बॉश। चो कांग के गुर्गे के रूप में केविन मून। मलाना ली लिम, कांग की गुर्गा और तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में। 15 कांग के गुर्गे के रूप में सैम मदीना। इसके अलावा MSNBC समाचार एंकर लॉरेंस ओडोनेल बिना श्रेय के वाशिंगटन DC के घटनाक्रम पर एक अनाम समाचार एंकर के रूप में रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं। उत्पादन ओलंपस हैज फॉलन का निर्देशन एंटोनी फुकवा द्वारा किया गया था, जो उनके पहले पटकथा लेखन प्रयास में क्रेटन रोथेनबर्गर और कैटरीन बेनेडिक्ट की पटकथा पर आधारित थी। प्रोडक्शन कंपनी मिलेनियम फिल्म्स ने मार्च 2012 में विशेष स्क्रिप्ट हासिल कर ली और उसी महीने के अंत में जेरार्ड बटलर को फिल्म के स्टार के रूप में चुना गया। 4 बाकी पात्रों का चयन पूरे जून और जुलाई में किया गया।
2012 में मिलेनियम फिल्म्स ने कास्टिंग पूरी करने और फिल्मांकन शुरू करने के लिए सोनी पिक्चर्स के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की, जो व्हाइट हाउस के अधिग्रहण के बारे में एक जुड़वा फिल्म का निर्माण कर रही थी। 16 जुलाई 2012 के मध्य में श्रेवेपोर्ट, लुइसियाना में फिल्मांकन शुरू हुआ। 9 क्योंकि ओलंपस हैज फॉलन को वाशिंगटन, डीसी की वास्तविक सेटिंग से बहुत दूर फिल्माया गया था, इसलिए पूरा उत्पादन दृश्य प्रभावों, विशेष रूप से कंप्यूटरजनित इमेजरी पर बहुत अधिक निर्भर था। उदाहरण के लिए, लगभग सभी शुरुआती दृश्यों को बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया गया था, जिसमें प्रथम महिला की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। क्रोमा कुंजी ग्रीन स्क्रीन तकनीक का उपयोग अभिनेताओं को कंप्यूटरजनित बर्फीले दृश्यों में संयोजित करने के लिए किया गया था। उन दृश्यों के लिए जहां अभिनेता व्हाइट हाउस के अंदर या बाहर जाते थे, पहली मंजिल का अग्रभाग और प्रवेश द्वार बनाया गया था। कंप्यूटर ने दूसरी मंजिल, छत और डाउनटाउन डीसी सिटीस्केप को जोड़ा। पृष्ठभूमि में व्हाइट हाउस के साथ एक्शन दृश्यों को खुले मैदान में फिल्माया गया और व्हाइट हाउस और डीसी को पोस्ट प्रोडक्शन में जोड़ा गया। 17 स्कोर ट्रेवर मॉरिस द्वारा रचा गया था, जिनकी पिछली परियोजनाओं में द ट्यूडर्स और द बोर्गियास शामिल थे। 18 स्कोर सांता मोनिका के ट्रेवर मॉरिस स्टूडियो में ब्रातिस्लावा स्लोवाक नेशनल ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्ड किया गया था। यह रिकॉर्ड 15 मार्च 2013 को रिलेटिविटी म्यूजिक ग्रुप लेबल के माध्यम से जारी किया गया था। ओलिंप गिर गया है, मोशन पिक्चर से संगीत नहीं। शीर्षक लंबाई 1 स्वतंत्र लोगों की जमीन 1:42 2 पूरा पैकेज बटा स्नोई कार टॉक 2 3 स्टेज कोच दुर्घटनाएं बटा प्रथम महिला की मृत्यु। ओलंपस हैज फॉलन को संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 मार्च 2013 को रिलीज किया गया था। 6 शुरुआत में इसे 5 अप्रैल 2013 को रिलीज किया जाना था, लेकिन द हीट के साथ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए इसे स्थानांतरित कर दिया गया, जो उसी समय शुरू होनी थी। इसकी रिलीज बाद में इसे 28 जून तक बढ़ा दिया गया। फिल्म डिस्ट्रिक्ट ने फिल्म वितरित की। 19 आपातकालीन चेतावनी प्रणाली का उपयोग करने के लिए फिल्म के ट्रेलर की आलोचना की गई थी और विज्ञापन प्रसारित करने के लिए संघीय संचार आयोग द्वारा कई केबल कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया था। 20 होम मीडिया यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में डीवीडी और ब्लूरे प्रारूपों पर होम वीडियो के लिए 13 अगस्त 2013 को रिलीज की गई थी। इसने अमेरिका में वीडियो रेंटल बिक्री से $38.2 मिलियन की कमाई की। 21 विवाद लेखकत्व विवाद 2013 में क्रेटन रोथेनबर्गर द्वारा एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि जॉन एस ग्रीन फिल्म के पात्रों और सामग्री का स्रोत नहीं थे। ग्रीन ने प्रतिवाद किया और यह घोषणा करने की मांग की कि वह एकमात्र लेखक है। 22 मामला अंततः $1,75,000 में तय हुआ और रोथेनबर्गर ने फिल्म के अधिकार अपने पास रख लिए। 23 बटलर मुकदमा जुलाई 2021 में स्टार निर्माता जेरार्ड बटलर ने न्यू इमेज मिलेनियम फिल्म्स पर $10 मिलियन का मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि कंपनी ने फिल्म की घरेलू कमाई को $17.5 मिलियन से कम बताया था। साथ ही यह रिपोर्ट करने में विफल रही कि $8 मिलियन उसके अपने अधिकारियों के पास गए थे। बटलर के अनुबंध ने उन्हें शुद्ध लाभ के 10% का हकदार बना दिया था। 24 स्वागत बॉक्स ऑफिस ओलंपस हैज फॉलन ने अमेरिका और कनाडा में $98.9 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $71.3 मिलियन की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल $170.2 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट $70 मिलियन था। 3 अपने पहले सप्ताहांत में फिल्म ने $30.5 मिलियन की कमाई की, बॉक्स ऑफिस पर दूसरे स्थान पर रही और $23 मिलियन की भविष्यवाणी को पार कर गई। 25, 26, 27 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 200 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म की अनुमोदन रेटिंग 50% है और औसत रेटिंग 5.40/10 है। साइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, यह मूल से बहुत दूर है, लेकिन ओलंपस हैज फॉलन को एंटोनी फुकवा के तनावपूर्ण निर्देशन और जेरार्ड बटलर के मजबूत प्रदर्शन से लाभ मिलता है, जो एक्शन के शौकीनों के लिए पर्याप्त हो सकता है।
28 मेटाक्रिटिक ने 30 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 41 का भारित औसत स्कोर दिया है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 29 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण में शामिल दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर ग्रेड दिया। 27 सिनेमाब्लेंड के केटी रिच ने कम बजट दृष्टिकोण की प्रशंसा की और फिल्म को मनमोहक और विचित्र दोनों कहा। 30 रिचर्ड रोपर ने फिल्म को सी देते हुए कहा, यह बहुत ही फीका डाई हार्ड रिप है। 31 डेविड एरेलस्टीन अधिक नकारात्मक थे। एक ठोस चरित्र के रूप में बटलर की भूमिका की प्रशंसा करते हुए उन्होंने स्क्रिप्ट और हिंसा की आलोचना करते हुए लिखा, ओलंपस हैज फॉलन एक घृणित कृति है, लेकिन यह निश्चित रूप से अपनी छाप छोड़ती है। यह आपको सस्पेंस से बीमार कर देती है। 32 अगली कड़ी। जेरार्ड बटलर, मॉर्गन फ्रीमैन, आरोन एकहार्ट, एंजेला बेसेट और राधा मिशेल ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार के दौरान लंदन पर एक बड़े आतंकवादी हमले के इर्दगिर्द घूमते हुए लंदन हैज फॉलन नामक सीक्वल के लिए लौटे। 33 प्रोडक्शन मई 2014 में लंदन में शुरू होने वाला था, जिसमें क्रेटन रोथेनबर्गर और कैटरीन बेनेडिक्ट स्क्रिप्ट लिखने के लिए लौट रहे थे। द इक्वलाइजर के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण निर्देशक एंटोनी फुकुआ वापस नहीं लौटे। 34 1 मई 2014 को यह घोषणा की गई थी कि फोकस फीचर्स ने सीक्वल के वितरण अधिकार हासिल कर लिए हैं और इसे 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज किया जाएगा, हालांकि बाद में इसे 22 जनवरी 2016 तक बढ़ा दिया गया। 35 हालांकि फिल्म की रिलीज नहीं हुई थी। 4 मार्च 2016 तक विलंबित। 18 अगस्त 2014 को यह घोषणा की गई कि फ्रेडरिक बॉन्ड निर्देशन करेंगे। 36 लेकिन उन्होंने शूटिंग शुरू होने से सिर्फ 6 सप्ताह पहले 18 सितंबर को फिल्म छोड़ दी। 37 28 सितंबर को यह घोषणा की गई कि बाबाक नजफी निर्देशन करेंगे। 38 10 अक्टूबर 2014 को यह घोषणा की गई कि जैकी अर्ले हेली कलाकारों में शामिल होंगे। 39 सीक्वल का फिल्मांकन 24 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। 40 फिल्म 4 मार्च 2016 को रिलीज हुई थी। यह भी देखे। सत्ता का हस्तांतरण 1999। ल्यूसर्न के शेर 2002। एंटोनी फुकुआ बटा AENTWNFJUKW बटा जन्म 30 मई 1965। 1 अमेरिकी फिल्म निर्देशक है जो एक्शन और थ्रिलर शैलियों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें मूल रूप से संगीत वीडियो के निर्देशक के रूप में जाना जाता था और उन्होंने 1998 में द रिप्लेसमेंट किलर्स के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की। उनकी महत्वपूर्ण सफलता 2001 की अपराध थ्रिलर ट्रेनिंग डे थी, जिसमें उत्कृष्ट निर्देशक के लिए ब्लैक रील पुरस्कार जीता गया। उनकी बाद की फिल्मों में टीयर्स ऑफ द सन 2003, किंग आर्थर 2004, शूटर 2007, ओलंपस हैज फॉलन 2013, साउथपॉ 2015, द मैग्निफिसेंट 7 2016 और द इक्वलाइजर ट्रायलॉजी 2014 से 2023 शामिल है। मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट निर्देशन के लिए पहले नाक इमेज अवार्ड के साथ कमाई। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित वृत्तचित्र अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन नाइटमेयर 2018, व्हाट्स माई नेम, मुहम्मद अली 2019 और 2022 हुलू वृत्तचित्र श्रृंखला लिगेसी, द ट्रू स्टोरी ऑफ द एले लेकर्स का भी निर्देशन किया, जिसके लिए उन्होंने स्पोर्ट्स एमी पुरस्कार जीते। उत्कृष्ट वृत्तचित्र श्रृंखला के लिए। 3 प्रारंभिक जीवन। फुकुआ का जन्म पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में अफ्रीकी अमेरिकी माता-पिता कार्लोस और मैरी फुकुआ के घर हुआ था। उन्होंने 1983 में टेलर एल्डरडाइस हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 4 फिल्म निर्माण और संगीत वीडियो की ओर रुख करने से पहले फुकुआ ने सेना में जेट उड़ाने की आशा के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। 5 फुकुआ ने अकीरा कुरोसावा के लगातार सहयोगी पटकथा लेखक शिनोबु हाशिमोतो को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके लेखन ने यहूदी बस्ती में रहने वाले पिट्सबर्ग के एक लड़के को प्रभावित किया। शिनोबु हाशिमोतो का लेखन बहुत सुंदर, काव्यात्मक, शक्तिशाली और हृदय विदारक था। यह सब न्याय के बारे में था, यह सब बलिदान के बारे में था और इसने मुझे उन लोगों में से एक बनना चाहा।
मैं एक ऊबड़-खाबड़ इलाके से आया था और गरीब लोगों को नीचे धकेले जाने को देखने का मेरा अपना अनुभव था। कोई भी व्यक्ति जिसके पास शक्ति होती, वे अंदर आते और दूसरे लोगों से छीन लेते। 6. फुकवा ने बताया कि कैसे हिंसा के उनके अनुभव ने उनकी किशोरावस्था को आकार दिया और उनके करियर के अंतिम विकल्प में भूमिका निभाई। मुझे पहला बड़ा ब्रेक तब मिला जब मैं 15 साल की उम्र में गोली मार दी गई। इसने मेरी जिंदगी बदल दी और मुझे सड़कों पर ज्यादा घूमने फिरने और फिल्मों में ज्यादा जाने की इजाजत नहीं दी। इस प्रकार की चीजें जीवन के प्रति बेहतर सराहना और आपके आसपास के लोगों के प्रति बेहतर सराहना के लिए जागृत कॉल है। अपने जीवन के उस क्षण से मैंने अपनी सारी ऊर्जा उस चीज में लगा दी जिसमें मैं विश्वास करता था और उस समय वह बास्केटबॉल और खेल खेलना था। इससे मुझे छात्रवृत्ति मिली। उसके बाद एक प्रोफेसर ने कहा कि मुझे कला की कक्षा लेनी चाहिए। मुझे कारवागियो नाम के एक कलाकार से प्यार हो गया। 7. कैरियर। फुकवा ने अपने करियर की शुरुआत टोनी ब्रेक्सटन, स्टीवी वंडर और प्रिंस जैसे लोकप्रिय कलाकारों के लिए संगीत वीडियो का निर्देशन करके की। उन्होंने कूलियो द्वारा गैंगस्टार्स पैराडाइज वीडियो में मिशेल फिफर को निर्देशित किया, जिसका उपयोग जेरी ब्रुकहाइमर की सफल फिल्म डेंजरस माइंड्स को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। फिल्म बड़ी हिट हुई और जेरी ब्रुकहाइमर इतने दयालु थे कि उन्होंने मुझे इसका बहुत सारा श्रेय दिया क्योंकि उन्होंने मेरे संगीत वीडियो का इस्तेमाल किया। विडंबना यह थी कि लोगों ने सोचा कि मैं नया फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक हूं। किसी को अंदाजा नहीं था कि मैं पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया का रहने वाला लड़का हूं। इसलिए मैं कमरे में टहलता था और लोग सचमुच मुझसे कॉफी लाने के लिए कहते थे। और मैं कहूंगा, नहीं नहीं, मैं निर्देशक हूं, और मुझे उनके चेहरे देखना अच्छा लगा। वह मजेदार था। 7. 1998 के बाद से फुकवा ने मुख्य रूप से एक फीचर फिल्म निर्देशक के रूप में काम करना शुरू किया। टाइम पत्रिका के लिए एक श्रद्धांजलि लेख में फुकवा ने एक फिल्म निर्माता के रूप में कुरोसावा के प्रति अपना प्रारंभिक सम्मान व्यक्त किया और बताया कि कैसे कुरोसावा ने फिल्म निर्माण पर अपने स्वयं के दृष्टिकोण को प्रभावित किया। स्क्रीन लेखक हाशिमोतो का अकीरा कुरोसावा और हिदेओ ओगुनी के साथ काम करना बहुत सुंदर था और काव्यात्मक, सशक्त और हृदय विदारक। यह सब न्याय के बारे में था, यह सब बलिदान के बारे में था और इसने मुझे उन लोगों में से एक बनने के लिए प्रेरित किया। 6. उनकी पहली फीचर फिल्में जॉन वू निर्मित एक्शन फिल्म द रिप्लेसमेंट किलर्स 1998 थी, जिसमें चाओ यून फैट ने अभिनय किया था, और एक्शन कॉमेडी बैट 2000, जिसमें जेमी फॉक्स ने अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने क्राइम थ्रिलर ट्रेनिंग डे 2001 का निर्देशन किया, जिसके लिए स्टार डेंजल वाशिंगटन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीता। उनकी अगली फिल्में एक्शन वॉर ड्रामा टीयर्स ऑफ द सन 2003, आर्थरियन लेजेंड फिल्म किंग आर्थर 2004, कॉन्स्पिरेसी एक्शन थ्रिलर शूटर 2007, क्राइम फिल्म ब्रुकलिन्स फाइनेस्ट 2009 और एक्शन थ्रिलर ओलंपस हैज थीं। फॉलेन 2013 और द इक्वलाइजर 2014, जिनमें से जेरार्ड जेम्स बटलर, जन्म 13 नवंबर 1969, एक स्कॉटिश अभिनेता और फिल्म निर्माता है। कानून की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 1990 के दशक के मध्य में मिसेज ब्राउन 1997, जेम्स बॉन्ड फिल्म टुमारो नेवर डाइज 1997 और टेल ऑफ द ममी 1998 जैसी प्रस्तुतियों में छोटी भूमिकाओं के साथ अभिनय की ओर रुख किया। 2000 में उन्होंने क्रिस्टोफर प्लमर और जॉनी ली मिलर के साथ गॉथिक हॉरर फिल्म ड्रैकुला 2000 में काउंट ड्रैकुला के रूप में अभिनय किया। उन्होंने लघु श्रृंखला अत्तिला 2001 में अत्तिला दहुन की भूमिका निभाई, फिर आंद्रे मारे की भूमिका निभाने से पहले क्रिश्चियन बेल 2002 और लारा क्रॉफ्ट, टॉम ब्रेडर, द क्रैडल ऑफ लाइफ विद एंजेलिना जोली 2003 के साथ फिल्मों में दिखाई दिए। माइकल क्रिक्टन की विज्ञान कथा साहसिक टाइमलाइन 2003 का रूपांतरण। उसके बाद उन्हें जोएल शूमाकर की 2004 की संगीतमय फिल्म द फैंटम ऑफ द ओपेरा के फिल्म रूपांतरण में एमी रोसुम के साथ एरिक द फैंटम के रूप में चुना गया। इससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सैटेलाइट पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। जैक स्नाइडर की फंतासी युद्ध फिल्म 300 में किंग लियोनिदास के किरदार के लिए बटलर को दुनिया भर में पहचान मिली।
उस भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एम्पायर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सैटर्न अवार्ड के लिए नामांकन और सर्वश्रेष्ठ फाइट के लिए एमटीवी मूवी अवार्ड की जीत दिलाई। उन्होंने समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन फ्रैंचाइजी 2010 से 2019 में स्टोइक द वास्ट को आवाज दी। इसके अलावा 2010 के दशक में उन्होंने एक्शन थ्रिलर श्रृंखला ओलंपस हैज फॉलन, लंदन हैज फॉलन, एंजेल हैज फॉलन और आगामी नाइट हैज फॉलन में सीक्रेट सर्विस एजेंट माइक बेनिंग की भूमिका निभाई। उन्होंने 2011 की फिल्म कोरियोलानस में सैन्य नेता टुल्लस ऑफिडियस की भूमिका निभाई, जो इसी नाम की शेक्सपियर की त्रासदी का आधुनिक रूपांतरण है, और 2011 की एक्शन बायोपिक मशीन गन प्रीचर में सैम चाइल्डर्स की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन। बटलर 2 का जन्म पेस्ले, रेनफ्रूशायर, 3 स्कॉटलैंड में हुआ था, जो एक सट्टेबाज मार्गरेट और एडवर्ड बटलर की 3 संतानों में सबसे छोटे थे। 4, 5, 6 वह आयरिश मूल के कैथोलिक परिवार से है। 7, 8 जब वह 6 महीने के थे तब उनका परिवार मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा चला गया। 9 एक साल बाद जब उनके माता पिता की शादी टूट गई तो उनकी मां ने मॉन्ट्रियल छोड़ दिया और 18 महीने के जेरार्ड के साथ स्कॉटलैंड लौट आईं। 10 बटलर पेस्ले में सेंट मिरिन और सेंट मार्गरेट हाई स्कूल में हेड बॉय थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो स्कूल ऑफ लॉ में एक स्थान हासिल किया था। 11-12 किशोरावस्था के दौरान उन्होंने स्कॉटिश यूथ थिएटर में भी भाग लिया। 16 साल की उम्र तक उन्होंने अपने पिता को दोबारा नहीं देखा, जब एडवर्ड बटलर ने उन्हें ग्लासगो रेस्तरां में मिलने के लिए बुलाया। मुलाकात के बाद बटलर घंटों तक रोते रहे और बाद में याद करते हुए कहा, उस भावना ने मुझे दिखाया कि आपके इस शरीर में कितना दर्द हो सकता है, दर्द और दुर्हक जिसके बारे में आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक कि वह प्रकट न हो जाए। 10 एक छात्र के रूप में वह यूनिवर्सिटी लॉ सोसाइटी के अध्यक्ष थे। 13 एक ऐसा पद जिसके बारे में उन्होंने बाद में कहा था कि उन्होंने एक तरह से मेरे रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। 3 जब बटलर 22 वर्ष के थे तब उनके पिता को कैंसर हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने जीवन के इस दौर के बारे में कहा, मैं एक 16 साल के बच्चे से जो जीवन को समझने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, एक 22 साल के युवा में बदल गया जिसे इसकी परवाह नहीं थी कि वह नींद में ही मर जाए। 14 लॉ स्कूल के अपने अंतिम वर्ष से पहले बटलर ने कैलिफोर्निया में रहने के लिए 1 साल की छुट्टी ली, ज्यादातर वेनिस बीच में, जहां उन्होंने अलग अलग नौकरियां की, अक्सर यात्राएं की और वे कहते हैं खूब शराब पी। एक समय उन्हें शराब से संबंधित अव्यवस्थित आचरण के लिए गिरफ्तार किया गया था। उस वर्ष के दौरान अपने व्यवहार का वर्णन करते हुए उन्होंने याद किया, मैं नियंत्रण से बाहर हो गया था और इसे इस विचार के साथ उचित ठहरा रहा था कि मैं युवा हूँ, यही जीवन है, यह मैं सिर्फ उद्दाम हूँ। अमेरिका में अपनी छुट्टी के बाद वह लॉ स्कूल में अपना अंतिम वर्ष पूरा करने के लिए स्कॉटलैंड लौट आए। 3 बचपन में उनके कान की सर्जरी हुई थी जिससे उनका कान खराब हो गया था। वह अभी भी टिनिटस से पीड़ित है और उसके दाहिने कान से सुनने की क्षमता कम हो गई है। 15 आजीविका, कानूनी करियर और प्रारंभिक अभिनय करियर। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने एडिनबर्ग लॉ फर्म में प्रशिक्षु वकील के रूप में पद संभाला। हालांकि वह देर तक शराब पीने के लिए बाहर रहता था और बार बार काम से चूक जाता था। वकील के रूप में योग्यता प्राप्त करने से 1 सप्ताह पहले उन्हें निकाल दिया गया था। 25 साल की उम्र में और एक अयोग्य वकील के रूप में वह प्रसिद्ध होने के अपने सपने को पूरा करने के लिए लंदन चले गए। उन्होंने स्वीकार किया, जब मैंने शुरुआत की तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं वास्तव में सही कारणों से इसमें था। मैं मशहूर होना चाहता था। 10 अगले वर्ष फिल्म से दूर एकहार्ट ने एनबीसी के कॉमेडी सिटकॉम फ्रेजियर के 2 एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई, जहां उन्होंने चार्लोट के प्रेमी डॉ फ्रेजियर क्रेन की प्रेमिका की भूमिका निभाई। 53 उनकी अगली फिल्म भूमिका ई एलियास मेरहिगे की थ्रिलर सस्पेक्ट जीरो में थी। यह एक एफबीआई एजेंट के बारे में फिल्म थी जो एक हत्यारे का पता लगाता है जो सीरियल किलर की हत्या करता है। 55 रिलीज होने पर फिल्म को व्यापक रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली।
57 स्वागत के बावजूद एकहार्ट के प्रदर्शन को आलोचकों द्वारा पसंद किया गया। न्यूजरे ने लिखा है कि एकहार्ट शास्त्रीय रूप से सुंदर अग्रणी व्यक्ति थे, लेकिन मेरहिगे उनसे जटिलता और पीड़ा की मांग करते थे। 58 सस्पेक्ट जीरो बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक रही, जिसने दुनिया भर में $11 मिलियन की कमाई की। 59 इसके अलावा 2004 में एकहार्ट ने गैरिक थिएटर में डेविड मैमेट की ओलियाना में जूलिया स्टाइल्स के साथ लंदन के मंच पर अभिनय किया। यह नाटक 2004 के मध्य तक चला। 60 इस प्रदर्शन के लिए एकहार्ट को अनुकूल आलोचनात्मक समीक्षाएं मिलीं। 61 2005 में फिल्म में वापसी करते हुए एकहार्ट नेवरवास में एक चिकित्सक के रूप में दिखाई दिए, जो एक जर्जर मानसिक अस्पताल में नौकरी करता है, जिसने कभी उसके पिता निक नोल्टे का इलाज किया था। इस फीचर को कभी भी पूर्ण नाटकीय रिलीज नहीं दिया गया, अंततः 2007 में इसे सीधे डीवीडी पर रिलीज किया गया। 62 विश्वव्यापी पहचान। एकहार्ट का अगला प्रोजेक्ट थैंक यू फॉर स्मोकिंग था, जिसमें उन्होंने एक तंबाकू लॉबिस्ट निक नेलर की भूमिका निभाई, जिसकी फर्म ने सिगरेट पीने और फेफड़ों के कैंसर के बीच संबंध पर शोध किया था। एकहार्ट ने कहा कि उन्हें भूमिका निभाने में चुनौती महसूस हुई। आपको ये शब्द कहने होंगे जो पागलपन भरे हैं, और फिर भी इसे अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ करना होगा और दर्शक आपके जैसे होंगे। एक बिंदु पर मैं एक टॉक शो कर रहा हूँ, एक बच्चा जो कैंसर से मर रहा है और वह कीमोथेरेपी और पूरी प्रक्रिया से गुजर रहा है, और मैं इसे इस प्रकार घुमाता हूँ कि धूम्रपान विरोधी लोग बुरे लोग हैं और मैं अच्छा लड़का हूँ, और मेरा मतलब है कि मैं इस लड़के का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। इसे खत्म कर दिया गया है। 63 फिल्म को 2005 में 30वें वार्षिक टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक विशेष प्रस्तुति में प्रदर्शित किया गया था। 65 मार्च 2006 में इसकी सीमित रिलीज हुई थी और अगले महीने इसे दुनिया भर में रिलीज किया गया था। 66 अपने प्रदर्शन के लिए एकहार्ट को मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। 68 यूएसए टुडे के एक योगदानकर्ता ने लिखा कि उन्होंने असाधारण शानदार प्रदर्शन दिया, जिसमें कहा गया कि निक नाइलर के रूप में उन्होंने उन्हें उनके संशय में भी पसंद करने योग्य बनाए रखा। 69 फिल्म की सिएटल पोस्ट इंटेलिजेंसर समीक्षा में यह बताया गया कि अपनी चुलबुली लेकिन करुणाहीन मुस्कान के तहत एकहार्ट ने आकर्षण बिखेरा और नाइलर की सच्ची खुशियाँ, तर्कों में हेराफेरी करना, बहस को आगे बढ़ाना, शब्दों को पकाना। 70 इसी वर्ष उन्होंने अन्य महिलाओं के साथ बातचीत 2006 में हेलेना बोनहम कार्टर के साथ अभिनय किया। 71 इस फिल्म का प्रचार करते समय एकहार्ट ने खुलासा किया कि वह टाइपकास्ट नहीं होना चाहते हैं या खुद को दोहराना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह और अधिक खलनायक की भूमिका नहीं निभाना चाहते हैं। 4 वह 2006 की फिल्म नोयर द ब्लैक डाहलिया, जो कि 1947 के एक वास्तविक अपराध पर आधारित थी, में सार्जेंट लेलैंड ली ब्लैचर के रूप में दिखाई दिए, जो एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या की जांच करने वाला एक जासूस था, जिसे बाद में ब्लैक डाहलिया करार दिया गया। 73 फिल्म का प्रीमियर 63वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 75 फिल्म का स्वागत मिश्रित रहा। 76 लेकिन कई आलोचकों ने एकहार्ट के प्रदर्शन का आनंद लिया। टाइम आउट पत्रिका ने एकहार्ट और सहकलाकार हिलेरी स्वेंक की उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा करते हुए लिखा, दोनों अपनी माध्यमिक भूमिकाओं में महान हैं। 77 एक कोकेशियान पुरुष प्रशंसकों को ऑटोग्राफ दे रहा है। उसके सुनहरे बाल है और उसने काले रंग का सूट जैकेट पहना हुआ है। पृष्ठभूमि में अन्य लोग दिखाई दे रहे हैं। 2008 में द डार्क नाइट के प्रचार के दौरान प्रशंसकों को ऑटोग्राफ देते एकहार्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सेक्स प्रतीक के रूप में देखे जाने के कारण उन्हें 2006 में पीपुल पत्रिका के 100 सबसे खूबसूरत लोगों में से एक नामित किया गया था। 78 अगले वर्ष एकहार्ट को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। 80 उन्होंने नो रिजर्वेशंस 2007 में अभिनय किया, जो 2001 की जर्मन रोमांटिक कॉमेडी मोस्टली मार्था की रीमेक थी। उन्होंने उभरते हुए हॉटशॉट शेफ के रूप में कैथरीन जेटा-जोन्स के साथ अभिनय किया। 81 फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और मूल फिल्म की तुलना में इसकी तुलना प्रतिकूल थी।
82 एकहार्ट ने 2008 की कॉमेडी मीट बिल में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने उसी नाम का किरदार निभाया, जो अपने ससुर के बैंक में काम करने वाला एक उदास कार्यकारी था। 83-84 इस भूमिका के लिए उन्होंने 30 पाउंड वजन बढ़ाया और मोटा सूट पहना। 26-85 जुलाई 2013 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में एकहार्ट। इसके अलावा 2008 में एकहार्ट ने क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट में कॉमिक बुक चरित्र हार्वे डेंट को चित्रित किया, जो 2005 की फिल्म बैटमैन बिगिंस की अगली कड़ी थी। 86-87 एकहार्ट को कास्ट करने का नोलन का निर्णय इन द कंपनी ऑफ मेन, द ब्लैक डाहलिया और थैंक यू फॉर स्मोकिंग फिल्मों में उनके भ्रष्ट चरित्रों के चित्रण पर आधारित था। 88-89 उन्होंने चरित्र के अपने चित्रण में कहा कि वह अभी भी खुद के प्रति सच्चा है। वह एक अपराध सेनानी है, वह अच्छे लोगों को नहीं मार रहा है। वह एक बुरा आदमी नहीं है, पूरी तरह से नहीं, यह स्वीकार करते हुए कि मैं अच्छे लोगों में मेरी रुचि गलत हो गई है। 88-89 द डार्क नाइट एक बड़ी वित्तीय और आलोचनात्मक सफलता थी, जिसने उत्तरी अमेरिका के लिए शुरुआती सप्ताहांत बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। दुनिया भर में $1 बिलियन के राजस्व के साथ 90 यह अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 91 और एकहार्ट के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। रोजर एबर्ट ने कहा कि एकहार्ट ने फीचर में अपने चरित्र के रूप में विशेष रूप से अच्छा काम किया है। 92 जबकि प्रीमियर पत्रिका ने भी उनके प्रदर्शन का आनंद लिया, यह देखते हुए कि वह आपको अपनी दुर्भाग्यपूर्ण महत्वाकांक्षा में विश्वास दिलाते हैं। दो चेहरे की मिलीभगत। द डार्क नाइट की सफलता के बाद एकहार्ट अगली बार एलन बॉल के टॉवेलहेड 2008 में दिखाई दिए, जो इसी नाम के एलिसिया एरियन उपन्यास का रूपांतरण था, जिसमें उन्होंने खाड़ी युद्ध सेना के एक रिजर्विस्ट की भूमिका निभाई थी, जो अपने 13 साल के बेटे का यौन शोषण करता है। पुराना अरब अमेरिकी पड़ोसी। 94 यह फिल्म 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नथिंग इज प्राइवेट नाम से प्रदर्शित की गई थी। 95 सेक्स दृश्यों के बारे में पूछे जाने पर एकहार्ट ने कहा, वे कठिन समय थे। जिस तरह से मैंने यह किया वह वास्तव में एलन पर भरोसा करना था। यह शब्दों में था। मैंने वास्तव में समर बिशल पर भरोसा किया और मैंने कोशिश की उसे मुझ पर भरोसा दिलाने के लिए, संबंध बनाने के लिए। जब हम शारीरिक दृश्य कर रहे थे तो हम वास्तव में यंत्रवत उनका अभ्यास करते थे और मैं कहता था, ठीक है, मैं यहाँ अपना हाथ रखने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ। इसे करे। मुझे लगता है कि मुझे यह अधिक कठिन लगा। 96 टॉवेलहेड गंभीर और आर्थिक रूप से असफल रहा। 97-98 उन्होंने सितंबर 2009 में रिलीज रोमांटिक ड्रामा लव हैपन्स में जेनिफर एनिस्टन के साथ एक प्रेरक वक्ता के रूप में सहअभिनय किया, जो अपने दुर्भाग्य को स्वीकार कर रहा था। 99-100 फिल्म को अस्पष्ट समीक्षाएं मिली। 101 ऑरलैंडो सेंटिनल के एक योगदानकर्ता ने बताया कि एकहार्ट ने पूरी फिल्म में टूटा हुआ किरदार निभाया है। 102 अगले वर्ष उन्होंने रैबिट होल 2010 में निकोल किडमैन के साथ अभिनय किया, जो डेविड लिंडसेबेयर के 2005 के इसी नाम के नाटक का रूपांतरण था। 103-104 इस फीचर का प्रीमियर 2010 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 105 2011 में एकहार्ट ने जोनाथन लीब्समैन की विज्ञान कथा फिल्म बैटल लॉस एंजेल्स में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक लड़ाकू अनुभवी समुद्री प्लाटून सार्जेंट की भूमिका निभाई। फिल्म आधुनिक लॉस एंजल्स में एक वैश्विक विदेशी आक्रमण के दौरान सेट की गई थी और अमेरिकी नौसैनिकों की एक पलटन का वर्णन करती है, जो विदेशी दुश्मन के खिलाफ युद्ध अभियानों में वायुसेना के विशेष अभियान सार्जेंट और सेना के कुछ पैदल सेना के सैनिकों के साथ शामिल होते हैं। 106 ब्रूस रॉबिन्सन द्वारा निर्देशित हंटर एस. थॉम्पसन के उपन्यास रूपांतरण द रम डायरी में वह जॉनी डेप, रिचर्ड जेनकिंस और एम्बर हर्ड के साथ दिखाई दिए। 107-108 फिल्म में एकहार्ट ने एक धनी जमींदार सैंडरसन की भूमिका निभाई, जो मानता है कि हर चीज की एक कीमत होती है, और वह पॉल केम्प डेप को एक अलग जीवन स्तर से परिचित कराता है। 107-108 उन्होंने 2013 की एक्शन थ्रिलर ओलंपस हैज फॉलन में जेरार्ड बटलर के साथ एक अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका निभाई,
जिसे बंधक बना लिया गया है, और इसके 2016 के सीक्वल लंदन हैज फॉलन में उन्होंने इस भूमिका को दोहराया। 109 2019 में उन्होंने रोलैंड एमेरिच की ब्लॉकबस्टर फिल्म मिडवे में अभिनय किया, जिसमें एड स्केरिन, पैट्रिक विल्सन, डेनिस क्वेड और वुडी हैरेल्सन भी थे। रॉबर्ट वालेस फोस्टर जूनियर 13 जुलाई 1941, 11 अक्टूबर 2019, जिन्हें पेशेवर रूप से रॉबर्ट फोस्टर के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेता थे जिन्हें मीडियम कूल 1969 कैप्टन डैन में जॉन कैसेलिस की भूमिकाओं के लिए जाना जाता था। द ब्लैक होल 1979 में हॉलैंड, द डेल्टा फोर्स 1986 में अब्दुल रफ़ाई और जैकी ब्राउन 1997 में मैक्स चेरी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फोस्टर की विविध फिल्मोग्राफी में शामिल है रिफ्लेक्शंस इन ए गोल्डन आई 1967, एलिगेटर 1980, मी, माई सेल्फ एंड आयरीन 2000, मुल्होलैंड ड्राइव 2001, द डिसेंडेंट्स 2011, ओलंपस हैज फॉलन 2013, लंदन हैज फॉलन 2016, भाट दे हैड 2018 और द वुल्फ ऑफ स्नो हॉलो 2020। उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला जैसे बेन्योन 1971 से 1973, हीरोज 2007 से 2008, ट्विन पीक्स 2017 और ब्रेकिंग बैड एपिसोड ग्रेनाइट स्टेट में एड गैलब्रेथ के रूप में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं, जिसके लिए उन्होंने सैटर्न पुरस्कार जीता। टेलीविजन पर सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनीत भूमिका। उन्होंने फिल्म एल कैमिनो, ए ब्रेकिंग बैड मूवी 2019 और बेटर कॉल शाउल में भूमिका दोहराई। प्रारंभिक जीवन। फोर्स्टर का जन्म और पालनपोषण रोचेस्टर, न्यूयॉर्क में हुआ। 3 उनकी मां इतालवी अमेरिकी थी, जबकि उनके पिता अंग्रेजी और आयरिश मूल के थे। 4 1949 में इस जोड़े का तलाक हो गया। उद्धरण वाचित। फोर्स्टर ने अपने उपनाम में आर जोड़ा क्योंकि स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड का एक और सदस्य था जिसका नाम रॉबर्ट फोस्टर था। कैरियर। 2 प्रमुख हॉलीवुड फिल्मों में प्रशंसित सहायक प्रदर्शन, उद्धरण वांछित के बाद, एक जॉन हस्टन की रिफ्लेक्शंस इन ए गोल्डन आई 1967 में प्राइवेट विलियम्स के रूप में, दूसरी रॉबर्ट मुलिगन की द स्टॉकिंग मून 1968 में पार्ट इंडियन आर्मी स्काउट निक टाना के रूप में। फोर्स्टर समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म मीडियम कूल 1969 में अभिनय किया। कवर मी बेब 1970 और टेलीविजन श्रृंखला बेन्योन 1972 और नाकिया 1974 में भूमिकाएं निभाने के बाद उन्होंने डिज्नी की द ब्लैक होल 1979 सहित एक्शन और हॉरर फिल्मों में ज्यादातर सहायक भूमिकाएं निभाईं। फोर्स्टर ने 1980 के दशक में एलिगेटर 1980, विजिलेंटे 1983, द डेल्टा फोर्स 1986 और द बैंकर 1989 जैसी प्रतिष्ठित बी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। फोर्स्टर जैकी ब्राउन के चरित्र मैक्स चेरी के रूप में दिखाई दिए, जिससे उन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। जैकी ब्राउन ने फोर्स्टर के करियर को पुनर्जीवित किया, एक ऐसा प्रभाव जो क्वेंटिन टारनटिनो फिल्मों में दिखाई देने वाले कई अभिनेताओं के लिए हुआ। 5 बाद में उन्होंने फिल्म उद्योग में लगातार काम किया, लाइक माइक, मुल्होलैंड ड्राइव, मी, माई सेल्फ एंड आयरीन, लकी नंबर 11 और फायरवॉल में दिखाई दिए। वह टेलीविजन के लिए बनी फिल्म द हंट फॉर द बीटीके किलर में सीरियल किलर डेनिस रेडर को पकड़ने के इरादे से जासूस के रूप में दिखाई दिए। फोर्स्टर ने अल्पकालिक फॉक्स श्रृंखला फास्टलेन में वैन के पिता की भूमिका भी निभाई। फोर्स्टर ने डीजे रा के हिप हॉप साक्षरता अभियान के लिए एक सार्वजनिक सेवा घोषणा दर्ज की, जिसमें एल्मोर लियोनार्ड की किताबें पढ़ने को प्रोत्साहित किया गया, जिनकी पुस्तक रमपंच को जैकी ब्राउन के रूप में रूपांतरित किया गया था। एनबीसी श्रृंखला बेनियन 1972 में शीर्षक चरित्र के रूप में फोर्स्टर। वह हिट एनबीसी श्रृंखला हीरोज में नाथन और पीटर पेट्रेली के पिता आर्थर पेट्रेली के रूप में दिखाई दिए। साथ ही एमी पुरस्कार विजेता एएमसी अपराध नाटक ब्रेकिंग बैड में वाल्टर व्हाइट के नए पहचान विशेषज्ञ एड गैलब्रेथ के रूप में दिखाई दिए। यह भूमिका उन्होंने एल में दोहराई थी। कैमिनो, ए ब्रेकिंग बैड मूवी और बेटर कॉल शाउल। उन्होंने एबीसी, बाद में फॉक्स की हिट कॉमेडी लास्ट मैन स्टैंडिंग में टिम एलन के माइक बैक्सटर के पिता बर्ड बैक्सटर की भूमिका निभाई। फोर्स्टर एक प्रेरक वक्ता भी थे। 6 डेविड लिंच की ट्विन पीक्स में शेरिफ एरी एस.
ट्रूमैन की भूमिका निभाने के लिए वह पहली पसंद थे, लेकिन एक अलग टेलीविजन पायलट के प्रति पूर्व प्रतिबद्धता के कारण उन्हें इसे ठुकराना पड़ा और उनकी जगह माइकल ओंटकेन ने ले ली। वह लिंच के मुल्होलैंड ड्राइव में दिखाई दिए, जो एक टीवी श्रृंखला के लिए पायलट था जिसे नहीं चुना गया था, लेकिन बाद में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म में बदल दिया गया और अंततः ट्विन पीक्स में शेरिफ हैरी एस ट्रूमैन के भाई शेरिफ फ्रैंक ट्रूमैन की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। ट्विन पीक्स द रिटर्न, जब ओंटकेन अपनी भूमिका को दोबारा निभाने के लिए उपलब्ध नहीं थे। 7 इस बारे में फोर्स्टर ने कहा, डेविड लिंच वह कितना अच्छा लड़का है। वह मुझे मूल फिल्म के लिए 25 साल पहले एक भूमिका के लिए नियुक्त करना चाहता था और मैं एक पायलट के लिए दूसरे लड़के के लिए प्रतिबद्ध था जो कभी नहीं गया। इसलिए मैं मूल ट्विन पीक्स नहीं किया, जो जीवन परिवर्तक होता। अगर आप उन वर्षों को याद करते तो यह एक बड़ी सफलता होती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और इस बार मुझे मिल गया। मेरे एजेंटों का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, डेविड लिंच आपको फ़ोन करने जा रहे हैं। जब उन्होंने मुझे 5 मिनट बाद फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप आए और मेरे साथ फिर से काम करें। क्या डेविड? मैं आ गया। आयत फोर्स्टर की मृत्यु के बाद वह मरणोपरांत एल कैमिनो ए ब्रेकिंग बैड मूवी में दिखाई दिए, जिसमें ब्रेकिंग बैड श्रृंखला के एड डिसेपियर के चरित्र को दोहराया गया। जिस दिन फिल्म रिलीज हुई उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। 5-4 महीने बाद फोर्स्टर फिर से बेटर कॉल शाउल के 5वें सीजन के एपिसोड मैजिक मैन में एड के रूप में मरणोपरांत दिखाई दिए। यह एपिसोड हमारे मित्र रॉबर्ट फोर्स्टर के प्रति समर्पण के साथ समाप्त हुआ। वह अपनी मृत्यु से पहले रीबूट की गई अमेजिंग स्टोरीज टेलीविजन श्रृंखला के एक एपिसोड डायनोमन एंड द वोल्ट में भी दिखाई दिए। यह एपिसोड फोर्स्टर को समर्पित था। 9 व्यक्तिगत जीवन। फोर्स्टर की शादी 1966 से 1975 तक जून फोर्स्टर नी प्रोवेंजानो से हुई थी। इस जोड़े की मुलाकात उनके अल्मा मेटर रोचेस्टर विश्वविद्यालय में हुई थी। 10 इस विवाह से 3 बेटियां पैदा हुईं, एलिजाबेथ, कैथरीन, केट और मेघेन। रॉबर्ट की शादी 1978 से 1980 तक जिविया फोर्स्टर से हुई थी। पिछले रिश्ते से उनका एक बेटा रॉबर्ट 3 भी था। 2004 से उनकी मृत्यु के समय तक उनके लंबे समय तक साथी डेनिस ग्रेसन थे। 2 वह हाई IQ 999 सोसाइटी के सदस्य थे। 11 मृत्यु। जून 2019 में फोर्स्टर को ब्रेन ट्यूमर का पता चला और 11 अक्टूबर 2019 को 78 वर्ष की आयु में लॉस एंजल्स में उनके घर पर इस बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। 12 फिल्मोग्राफी। फिल्म कोल केनेथ हॉसर, जन्म 22 मार्च 1975, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें हायर लर्निंग, स्कूल टाइज, डेज्ड एंड कन्फ्यूज्ड, गुड विल हंटिंग, पिच ब्लैक, टाइगरलैंड, हार्ट्स वॉर, टीयर्स ऑफ द सन, द फैमिली दैट प्रीज, दो फास्ट दो फ्यूरियस, द केव, द ब्रेक में फिल्मी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। ऊपर कठिन मरने के लिए एक अच्छा दिन, ओलिंप गिर गया है और ट्रांसेंडेंस। टाइगरलैंड में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरुष के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने पुलिस अपराध ड्रामा सीरीज हाई इंसिडेंट में ऑफिसर रैंडी विलिच और पुलिस ड्रामा दुष्ट में एथन केली की भूमिका निभाई। वह वर्तमान में पैरामाउंट नेटवर्क की पश्चिमी ड्रामा सीरीज येलोस्टोन में रिप व्हीलर की भूमिका निभाते हैं। प्रारंभिक जीवन। कोल हॉसर कैस वार्नर के बेटे हैं, जिन्होंने फिल्म निर्माण कंपनी वार्नर सिस्टर्स की स्थापना की। 2 और अभिनेता विंग्स हॉसर। 3-4 उनके दादा अकादमी पुरस्कार विजेता पटकथा लेखक ड्वाइट हॉसर थे। कोल के परदादाओं में से एक फिल्म सम्राट हैरी वार्नर थे, जो वार्नर ब्रदर्स के संस्थापक भागीदार थे, और उनके नाना मिल्टन स्पर्लिंग एक हॉलीवुड पटकथा लेखक और स्वतंत्र फिल्म निर्माता थे। हॉसर की नानी बेट्टी मी वार्नर एक चित्रकार, मूर्तिकार, राजनीतिक कार्यकर्ता और गैलरी मालिक। 5 का विवाह स्टेनली शीनबाम से हुआ था, जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री, परोपकारी और लॉस एंजल्स पुलिस विभाग के पूर्व आयुक्त थे। 6 हाउजर अपने पिता की ओर से जर्मन और आयरिश मूल के हैं और अपनी माता की ओर से यहूदी है। 8 हॉसर के माता पिता का 1977 में तलाक हो गया जब वह 2 साल का था।
उनके अनुसार लगभग 15 साल की उम्र में स्थानांतरण प्रेरित अलगाव के वर्षों के बाद वह पहली बार अपने पिता से मिले। उनके पिता उन्हें 1 साल के लिए अपने पास ले गए और ऑडिशन के बारे में सिखाया। 9 इससे पहले उनकी मां 12 साल की अवधि के भीतर हाउजर और उनके सौतेले भाई बहनों को सांता बारबरा से ओरेगॉन से फ्लोरिडा और फिर वापस सांता बारबरा ले गई थीं। उस समय उन्होंने खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लिया, लेकिन आधे अधूरे मन से स्कूल की पढ़ाई की। उन्हें न्यू इंग्लैंड में एक टैलेंट समर कैंप में प्रतिभा के शॉर्टलिस्टेड सर्कल में भर्ती कराया गया था। फिर उन्होंने डार्क ऑफ द मून नामक स्टेज प्ले में अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए खड़े होकर सराहना मिली। 16 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय में कदम रखने के लिए हाई स्कूल छोड़ने का फैसला किया। 10 कैरियर 2008 में हौसर ने अपनी फिल्म की शुरुआत स्कूल टाइज 1992 से की, जिसमें ब्रेंडन फ्रेजर, मैट डेमन, क्रिस ओडोनेल और बेन एफ्लेक जैसे कई युवा और उभरते कलाकार शामिल थे। बाद में रिचर्ड लिंकलेटर की डेज्ड एंड कन्फ्यूज्ड में एक भूमिका भी आई, जिसमें एफ्लेक ने भी अभिनय किया था। 1995 में हौसर ने जॉन सिंगल्टन की फिल्म हायर लर्निंग में कैंपस नवनाजी स्किनहेड्स के नेता की भूमिका निभाई। हौसर ने बाद में अफ्लेक और डेमन के साथ फिर से टीम बनाई जब वे गुड विल हंटिंग 1997 में एक साथ दिखाई दिए। 2000 में उन्होंने पिच ब्लैक में विलियम जे. जॉन्स की भूमिका निभाई और प्रीक्वल वीडियो गेम में चरित्र को आवाज दी। 2002 में उन्होंने ब्रूस विलिस और कॉलिन फेरेल के साथ हार्ट्स वॉर में एक नस्लवादी अमेरिकी युद्धबंदी की भूमिका निभाई। फिर 2003 में उन्होंने ब्रूस विलिस के साथ टीयर्स ऑफ द सन में नेवी सील की भूमिका निभाई। वह 2 फास्ट 2 फ्यूरियस में एक भीड़ मालिक के रूप में भी दिखाई दिए। उसके बाद से उन्हें हॉलीवुड फिल्मों में कई प्रमुख भूमिकाएं मिलीं, जिनमें मेल गिब्सन द्वारा निर्मित पपराजी और द केव शामिल है। 2007 में उन्होंने फॉक्स श्रृंखला केविले में एंथनी एंडरसन के साथ अभिनय किया। 10 एपिसोड के बाद शो रद्द कर दिया गया। उसी वर्ष हौसर ने मार्गरेट लॉरेंस के उपन्यास पर आधारित द स्टोन एंजेल में अभिनय किया। फिल्म विभिन्न महोत्सव मंडलों में चली और मई 2008 में कनाडाई सिनेमाघरों में सीमित रिलीज हुई। उसी वर्ष के दौरान कोल ने अन्य इंडी प्रोडक्शंस जैसे कि करेन किंग्सबरी के एक उपन्यास लाइक डेंडेलियन डस्ट, टाइलर पेरी की द फैमिली दैट प्रीज और को फिल्माया। CBS टेलीविजन पायलट द टॉवर। बाद में उन्होंने ए गुड डे टू डाई हार्ड में CIA एजेंट माइक कोलिंस, ओलंपस हैज फॉलन में सीक्रेट सर्विस स्पेशल एजेंट रोमा और ट्रांसेंडेंस में कर्नल स्टीवंस की भूमिका निभाई। उन्होंने पुलिस ड्रामा सीरीज दुष्ट में एथन केली के रूप में अभिनय किया और वर्तमान में पैरामाउंट नेटवर्क वेस्टर्न ड्रामा सीरीज येलोस्टोन में रिप व्हीलर के रूप में अभिनय किया। व्यक्तिगत जीवन। हौसर की पत्नी पूर्व अभिनेत्री और फोटोग्राफर सिंथिया डैनियल है, 11-12, जिन्होंने फ्रांसिन पास्कल की उपन्यास श्रृंखला स्वीट वैली हाई के टीवी श्रृंखला रूपांतरण में एलिजाबेथ वेकफील्ड की भूमिका निभाई थी। हाउजर और डेनियल के 2 बेटे और 1 बेटी है। एशले जुर, जन्म एशले टायलर सिमिनेला, 19 अप्रैल 1968, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। वह प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के परिवार में पली बड़ी, देशी संगीत गायिका नाओमी जुर की बेटी और देशी संगीत गायिका विनोना जुर की सौतेली बहन थीं। उनका अभिनय करियर 3 दशकों से अधिक समय तक फैला है और वह वैश्विक मानवीय प्रयासों और राजनीतिक सक्रियता में भारी रूप से शामिल हो गई है। जुर ने ऐसी फिल्मों में अभिनय किया है जिन्हें खूब सराहा गया और जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं, जिनमें रूबी इन पैराडाइज 1993, हीट 1995, स्मोक 1995, नॉर्मा जीन एंड मर्लिन 1996, ए टाइम टू किल 1996, किस द गर्ल्स 1997, डबल जॉपार्डी 1999, वेयर द हार्ट इज 2000, फ्रीडा 2002, हाई क्राइम्स 2002, डिवाइन सीक्रेट्स ऑफ द यहाँ सिस्टरहुड 2002, डीलवली 2004, ट्विस्टेड 2004, बग 2006, डॉल्फिन टेल 2011, ओलंपस हैज फॉलन 2013, डाइवर्जेंट 2014, डॉल्फिन टेल 2 2014, बिग स्टोन गैप 2014, बेरी 2016 और ए डॉग्स वे होम 2019। उन्होंने 2012 की टेलीविजन श्रृंखला मिसिंग में रेबेका विंस्टन के रूप में अभिनय किया,
जिसके लिए उन्हें मिनी सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन 2014 में जुर का जन्म 1968 में ग्रेनाडा हिल्स, लॉस एंजल्स में हुआ था। उनके माता-पिता नाओमी जुर है, जो बाद में एक देशी संगीत गायिका और प्रेरक वक्ता बन गईं, और माइकल चार्ल्स सिमिनेला, घुड़दौड़ उद्योग के विपणन विश्लेषक है। 1-2 एशले की बड़ी सौतेली बहन विनोना जुर भी एक देशी संगीत गायिका है। एशले के दादा सिसिली, इतालवी वंश के थे और उनकी दादी मेफ्लावर तीर्थयात्री विलियम ब्रूस्टर की दूर की वंशज थीं। 3. जब जुर का जन्म हुआ तो उनकी मां एक गृहिणी थी। नाओमी ने 1980 के दशक की शुरुआत तक एक गायिका के रूप में प्रसिद्धि हासिल नहीं की थी। जड के माता-पिता का 1972 में तलाक हो गया जब वह 4 साल की थी। अगले वर्ष जुर की मां नाओमी एशले के साथ केंटुकी लौट आईं, जहां जुर अपने बचपन के अधिकांश समय तक रहे। 4. जुर ने कॉलेज से पहले 13 स्कूलों में पढ़ाई की, जिनमें साइरस स्कूल, लेक्सिंगटन, केंटकी, पॉल जी. ब्लेजर हाई स्कूल, एशलैंड, केंटकी और टेनेसी में फ्रैंकलिन हाई स्कूल शामिल है। स्कूल की छुट्टी के दौरान उन्होंने कुछ समय के लिए जापान में मॉडलिंग की कोशिश की। केंटुकी विश्वविद्यालय में उन्होंने फ्रेंच में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और मानव विज्ञान, कला, इतिहास, थिएटर और महिला अध्ययन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह सोरोरिटी कप्पा कप्पा गामा में शामिल हो गई। जुर ने अपनी प्रमुख पढ़ाई के हिस्से के रूप में फ्रांस में अध्ययन करते हुए एक सेमेस्टर बिताया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ केंट की ऑनर्स प्रोग्राम से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उन्हें फी बीटा कप्पा के लिए नामांकित किया गया। 5. कॉलेज के बाद जुर हॉलीवुड चली गईं, जहां उन्होंने प्लेहाउस वेस्ट में अभिनय शिक्षक रॉबर्ट कार्नेगी के साथ अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने द आइवी रेस्तरां में परिचारिका के रूप में काम किया और मालिबू किराए के घर में रहती थीं। लगभग उसी समय वह पूर्व में विलियमसन काउंटी, टेनेसी लौट आई, जहां वह अपनी मां और बहन के पास रहती थी। 6. कैरियर अप्रैल 2012 में द पेली सेंटर में एबीसी मिसिंग इवेंट में जड 1991 से शुरू होकर जड स्टार ट्रेक, द नेक्स्ट जेनरेशन, डार्मोक और द गेम के 2 एपिसोड में एक स्टारफ्लीट अधिकारी एनसाइन रॉबिन लेफ्लर के रूप में दिखाई दिए। 1991 से 1994 तक उन्होंने एनबीसी नाटक सिस्टर्स में एलेक्स स्वूसी कर्ंज की बेटी रीड की आवर्ती भूमिका निभाई। उन्होंने 1992 की कफ्स में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 1993 में उन्हें विक्टर नुनेज की रूबी इन पैराडाइज में शीर्षक किरदार निभाते हुए उनकी पहली अभिनीत भूमिका के लिए चुना गया था। इसने सनडांस फिल्म फेस्टिवल ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता। यह मानते हुए कि यह भूमिका उनके शेष करियर को आकार देगी, जूड ऑडिशन से पहले बेहद घबराई हुई थी, रास्ते में एक कार दुर्घटना का शिकार होने के कगार पर थी। पहले 3 वाक्यों से मुझे पता था कि यह मेरे लिए लिखा गया था, उसने सेंट जोस मर्करी न्यूज को बताया। 7. अपने लिए एक नया जीवन बनाने की कोशिश कर रही एक युवा महिला रूबी ली गिसिंग की भूमिका में उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। नुनेज ने जीवनीकार जेम्स एल. डिकर्सन को बताया कि जुर ने इस चरित्र की प्रतिध्वनि पैदा की। प्रतिध्वनि वे क्षण काल्पनिक नहीं थे। यह सिर्फ दृश्य बनाने और इस बात पर भरोसा करने की बात थी कि यह बताने लायक है। 8. ओलिवर स्टोन, जिन्होंने नुनेज की फिल्म में जड को देखा था, ने उन्हें नेचुरल बॉर्न किलर्स में कास्ट किया, लेकिन नाटकीय रूप से रिलीज हुई फिल्म के संस्करण से उनके दृश्य काट दिए गए। अगले वर्ष उन्हें वेन वैंग की स्मोक में हार्वे कीटेल की अलग हो चुकी बेटी की भूमिका और माइकल मैन की हीट में वैल किल्मर की पत्नी की भूमिका के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। उसी वर्ष उन्होंने फिलिप रिडले की डार्क एडल्ट परिकथा द पैशन ऑफ डार्कली नून में कैली की भूमिका निभाई। 9. 1996 में उन्होंने नोर्मा जीन और मर्लिन में मर्लिन मुनरो के रूप में मीरा सोर्विनो के साथ सहअभिनय किया, जहां उन्होंने प्लेबॉय के पहले अंक के लिए सेंटरफोल्ड के लिए फोटो शूट को फिर से बनाया। उसी वर्ष थ्रिलर फिल्म ए टाइम टू किल में उनकी सहायक भूमिका थी। इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं और यह बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता रही।
1990 के दशक के अंत तक जुर ने एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में काफी सफलता हासिल की थी। अतिरिक्त थ्रिलर में मुख्य भूमिकाएं निभाईं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें किस द गर्ल्स 1997 और डबल जॉपार्डी 1999 शामिल थीं। प्रशस्ति पत्र आवश्यक 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने वेयर द हार्ट इज 2000, समवन लाइक यू 2001 और हाई क्राइम्स 2002 में अभिनय किया। ये बॉक्स ऑफिस पर मध्यम सफलताएं थी। 10 उनकी फिल्म डिवाइन सीक्रेट्स ऑफ द याया सिस्टरहुड 2002 ने अच्छा प्रदर्शन किया। 2002 में उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म फ्रीडा में अभिनय किया। प्रशस्ति पत्र आवश्यक जड ने 2003 में टेनेसी विलियम्स की कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ के ब्रॉडवे पुनरुद्धार में मैगी द कैट की भूमिका निभाई। 11 2004 में केविन क्लाइन, जिन्होंने कोल पोर्टर की भूमिका निभाई थी, के साथ डीलवली में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रशंसा मिली और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। उन्होंने ट्विस्टेड 2004 में भी अभिनय किया। इसकी व्यापक रूप से निंदा की गई थी। 12 2010 में टीवी श्रृंखला रिजोली एंड आइल्स में जासूस जेन रिजोली की भूमिका के लिए जज जेनेट तामारो की मूल पसंद थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। एंजी हार्मन ने भूमिका निभाई। 2011 में जुर ने फिल्म फ्लाईपेपर में पैट्रिक डेम्पसे के साथ सहअभिनय किया। 13 2012 में उन्होंने एबीसी श्रृंखला मिसिंग में रेबेका विंस्टन के रूप में अभिनय किया। 14 2014 में वह डाइवर्जेंट में नताली प्रायर के रूप में दिखाई दी, जिसे उन्होंने 2015 के सीक्वल इंसर्जेंट में दोहराया। 2014 में जुर टेरी स्पेंसर हेसर द्वारा निर्देशित तुर्की उपदेशक फेतुल्लाह गुलेन लव इज ए वर्ब के बारे में वृत्तचित्र फिल्म के कथाकार थे। 15 अगले वर्ष वह केंटुकी डर्बी के प्रसारण के उद्घाटन का वर्णन करने वाली पहली महिला बनी। 16 17 प्रायोजन 2004 से शुरू होकर जुर अमेरिकन ब्यूटी 18 कोहल के डिपार्टमेंट स्टोर में बिकने वाला एक एस्टी लाउडर कॉस्मेटिक ब्रांड और एच स्टर्न ज्वेलर्स का विज्ञापन चेहरा था। जून 2007 में गुडीज फैमिली क्लोथिंग ने जड के साथ शरद ऋतु में एजे लव एशले और एशले जड नाम से 3 फैशन कपड़ों की लाइनें लॉन्च कीं। 2008 में उन्होंने एशले जुर प्लस लाइन जोड़ी। 19 व्यक्तिगत जीवन 2009 इंडियानापोलिस 500 के लिए योग्यता के दूसरे दिन जड। दिसंबर 1999 में जुर की सगाई स्कॉटिश रेसिंग ड्राइवर डेरियो फ्रैचिट्टी से हो गई, जिन्होंने चैंपियनशिप ऑटो रेसिंग टीम्स कार्ट में प्रतिस्पर्धा की थी। उन्होंने दिसंबर 2001 में स्कॉटलैंड के स्किबो कैसल में शादी की। 20-21 उनकी कोई संतान नहीं थी, जैसा कि वह कहती है। गरीब देशों में भूख से मर रहे बच्चों की संख्या के साथ प्रजनन करना अनुचित है। 21 2013 में उनका तलाक हो गया। 22 जुर एक उत्साही मार्शल आर्ट व्यवसायी है। 23 उन्होंने किकबॉक्सिंग, 24 जूडो, 25 और ताई बो का अभ्यास किया है। 26 फरवरी 2006 में उन्होंने बफेलो गैप, टेक्सास में शेड्स ऑफ होप ट्रीटमेंट सेंटर में एक कार्यक्रम में प्रवेश किया और 47 दिनों तक रहीं। 27 वह अवसाद, अनिद्रा और सहनिर्भरता के इलाज के लिए वहां गई थीं। 28 2011 में जुर ने अपना संस्मरण ऑल दैट इज बिटर एंड स्वीट जारी किया, जिसमें उन्होंने किशोरावस्था से वयस्कता तक के अपने जीवन पर चर्चा की। 29 यह संस्मरण एक वयस्क के रूप में उनके मानवीय कार्यों पर केंद्रित है। फरवरी 2021 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में जंगल में पदयात्रा के दौरान जुर का पैर टूट गया। दक्षिण अफ्रीका में सर्जरी के लिए अस्पताल तक पहुंचने के लिए पोर्टर्स ने उसे 55 घंटे तक पहुंचाया। 30 जुर एक ईसाई है और उन्होंने अपनी आस्था का हवाला देते हुए कहा कि वह हार्वे विंस्टीन के खिलाफ सार्वजनिक रूप से क्यों गईं। 31 शिक्षा मई 2007 तक जुर ने केंटकी विश्वविद्यालय से बीए पूरा कर लिया था। 32 उन्हें 9 मई 2009 को बारबोरविले, केंटुकी में यूनियन कॉलेज से मानद डीएचएल डिग्री से सम्मानित किया गया। जुर ने 2010 में हार्वर्ड केनेडी स्कूल से मध्य कैरियर एमपीए की डिग्री हासिल करते हुए स्नातकोत्तर अध्ययन किया। 33
अगस्त 2016 में जुर ने गोल्डमैन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में सार्वजनिक नीति में पीएचडी करने के लिए यूसी बर्कले में दाखिला लिया। 34 उसने 2 महीने बाद चिकित्सीय अवकाश ले लिया क्योंकि वह सीज माइग्रेन से पीड़ित थी। 35 रुचिया जुर अपने अल्मा मेटर में खेलों का अनुसरण करती है और केंटकी विश्वविद्यालय के कई बास्केटबॉल खेलों में भाग ले चुकी है। 36 2007 इंडीकार सीजन के दौरान जुर ने नौसिखिया मिल्का डुनो को दौड़ की अनुमति देने की आलोचना की। अंतिम रेस के बाद जुर ने पत्रकारों से कहा, मुझे पता है कि यह बहुत स्पोर्ट्समैन जैसा नहीं है, लेकिन उन्हें 23 कार डुनो को ट्रैक से हटाना होगा। यह बहुत खतरनाक है। मैं अपनी जीभ पकड़कर थक गया हूँ। उसे ऐसा करना चाहिए, वहां मत जाओ। जब एक कार गति से 10 मील 1 घंटा पीछे हो तो लोगों का जीवन दांव पर लगाना उचित नहीं है। 37-38 यौन उत्पीड़न और हमला अक्टूबर 2015 में जुर ने वैरायटी को बताया कि एक स्टूडियो मुगल ने उसका यौन उत्पीड़न किया था, लेकिन उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया। अक्टूबर 2017 में उसने कहा कि वह व्यक्ति मिरामैक्स के सह-संस्थापक हार्वे विंस्टीन थे और कहा कि यौन उत्पीड़न किस द गर्ल्स के फिल्मांकन के दौरान हुआ था। 30 अप्रैल 2018 को जुर ने वेनस्टीन के खिलाफ मानहानि और यौन उत्पीड़न का मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि उसने उसकी यौन इच्छाओं को अस्वीकार करने के बाद उसके बारे में झूठ फैलाकर उसके करियर को नुकसान पहुंचाया। 40 वीनस्टीन ने जुलाई में खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव दायर किया। 41 जनवरी 2019 में कैलिफोर्निया में एक संघीय न्यायाधीश ने वीनस्टीन के खिलाफ यौन उत्पीड़न के जज के दावे को खारिज कर दिया, लेकिन जज को अपने मानहानि के दावे को आगे बढ़ाने की अनुमति दी कि वीनस्टीन ने उनके करियर को नुकसान पहुंचाया। 42 अप्रैल 2019 में विश्व महिला शिखर सम्मेलन में जुर ने जॉर्जिया के 6 सप्ताह के गर्भपात प्रतिबंध को संबोधित किया, जिसे मार्च 2019 में पारित किया गया था। उसने कहा कि उसके साथ 3 बार बलात्कार किया गया था और वह 1 बार गर्भवती हुई थी। उन्होंने कहा, जैसा कि हर कोई जानता है और मैं इसके बारे में बहुत खुली हूँ, मैं 3 बार बलात्कार की शिकार हुई हूँ। एक बार जब मेरे साथ बलात्कार हुआ तो वह गर्भवती थी और मैं बहुत आभारी हूं कि मैं सुरक्षित पहुंच पाई और कानूनी गर्भपात। क्योंकि बलात्कारी जो मेरी तरह केंटुकियन है और मैं टेनेसी में रहता हूं, के पास केंटुकी और टेनेसी में पितृत्व अधिकार है, मुझे अपने बलात्कारी के साथ सहपालन करना होगा। 43 मानवीय कार्य सुश्री पत्रिका के 2003 अंक दिस इज व्हाट अ फेमिनिस्ट लुक्स लाइक के कवर पर जड ऊपरी बाएं जुर ने मानवीय कार्य किया है जो लैंगिक समानता, गर्भपात समर्थक कारणों और महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर केंद्रित है। 2016 में उन्हें यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सहित जिम्मेदारियों वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अनफपा के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। मई 2018 तक उन्होंने जॉर्डन, 44 तुर्की, यूक्रेन, 45 और बांग्लादेश, 46 में मानवीय संकटों से प्रभावित महिलाओं और लड़कियों के लिए यूएनएफपीए की परियोजनाओं और भारत, 47 और श्रीलंका में इसके विकास कार्यों का दौरा किया था। 48 जुर ने यूथएड्स के साथ कंबोडिया, केन्या और रवांडा जैसे बीमारी और गरीबी से प्रभावित स्थानों की यात्रा की है। 49 वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी को रोकने और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक वकील बन गई है। उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के बारे में वंचितों की ओर से राजनीतिक और धार्मिक नेताओं से मुलाकात की है। 49 जुर ने यूथएड्स के लिए 3 वृत्तचित्रों का वर्णन किया है जो डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक और VH1 पर प्रसारित हुए। 2011 में वह इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन की लीडरशिप काउंसिल में शामिल हुईं। 50 जर जिन अन्य संगठनों से जुड़े रहे हैं उनमें वुमेन फॉर वुमेन इंटरनेशनल और इक्वेलिटी नाउ शामिल है। 49 वह अपने आप वुमेन वर्ल्डवाइड के सलाहकार बोर्ड की सदस्य है जो भारत में यौनतस्करी और अंतरपीढ़ीगत वेश्यावृत्ति से लड़ने वाला संगठन है। 51 जज स्पीकर सर्किट पर सक्रिय है, लैंगिक समानता, दुर्व्यवहार और मानवीय विषयों पर भाषण देता है। 52 राजनीतिक गतिविधियां 2008 में जुर ने बराक ओबामा के राष्ट्रपति अभियान का समर्थन किया।
2009 में वह डिफेंडर्स ऑफ वाइल्डलाइफ एक्शन फंड के लिए 1 मिनट के वीडियो विज्ञापन में दिखाई दी, जिसमें जुर ने हवाई भेड़िए के शिकार का समर्थन करने के लिए अलास्का की गवर्नर सारा पॉलिन की निंदा की। 53 जवाब में पॉलिन ने कहा कि इन भेड़ियों को मारने का कारण अलास्का में कारिबू आबादी की रक्षा करना है। पॉलिन ने वाइल्डलाइफ एक्शन फंड के रक्षकों को अत्यधिक सीमांत समूह कहा। 2010 में जुर ने केंटुकी के गवर्नर स्टीव बेशियर से केंटुकी के मानवीय आश्रय कानून के सख्त प्रवर्तन के माध्यम से उस राज्य के बेघर जानवरों की रक्षा करने का आग्रह करने के लिए पशु कानूनी रक्षा कोष की याचिका पर हस्ताक्षर किए। 55 2005 में सीनेटर रिचर्ड लुगर के साथ जर की मुलाकात। उन्हें एड्स की रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल (PSI) के एक शिक्षा और रोकथाम कार्यक्रम यूथ एड्स के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया था। जुर को 10 नवंबर 2009 को चौथे वार्षिक USA टुडे हॉलीवुड हीरो के प्राप्तकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया था, जिसे PSI के साथ उनके काम के लिए सम्मानित किया गया था। 29 अक्टूबर 2006 को जुर डेमोक्रेटिक टेनेसी सीनेट के उम्मीदवार हेरोल्ड फोर्ड जूनियर के लिए वीमेन फॉर फोर्ड कार्यक्रम में दिखाई दी। उन्होंने राष्ट्रपति बराक ओबामा सहित कई डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रचार किया है। स्विंग स्टेट्स। 30 अप्रैल 2018 को जुर ने वेनस्टीन के खिलाफ मानहानि और यौन उत्पीड़न का मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि उसने उसकी यौन इच्छाओं को अस्वीकार करने के बाद उसके बारे में झूठ फैलाकर उसके करियर को नुकसान पहुंचाया। 40 वीनस्टीन ने जुलाई में खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव दायर किया। 41 जनवरी 2019 में कैलिफोर्निया में एक संघीय न्यायाधीश ने वीनस्टीन के खिलाफ यौन उत्पीड़न के जज के दावे को खारिज कर दिया, लेकिन जज को अपने मानहानि के दावे को आगे बढ़ाने की अनुमति दी कि वीनस्टीन ने उनके करियर को नुकसान पहुंचाया। 42 अप्रैल 2019 में विश्व महिला शिखर सम्मेलन में जुर ने जॉर्जिया के 6 सप्ताह के गर्भपात प्रतिबंध को संबोधित किया, जिसे मार्च 2019 में पारित किया गया था। उसने कहा कि उसके साथ 3 बार बलात्कार किया गया था और वह एक बार गर्भवती हुई थी। उन्होंने कहा, जैसा कि हर कोई जानता है और मैं इसके बारे में बहुत खुली हूँ, मैं 3 बार बलात्कार की शिकार हुई हूँ। एक बार जब मेरे साथ बलात्कार हुआ तो वह गर्भवती थी और मैं बहुत आभारी हूं कि मैं सुरक्षित पहुंच पाई और कानूनी गर्भपात। क्योंकि बलात्कारी, जो मेरी तरह केंटुकियन है और मैं टेनेसी में रहता हूं, के पास केंटुकी और टेनेसी में पितृत्व अधिकार है, मुझे अपने बलात्कारी के साथ सहपालन करना होगा। 43 मानवीय कार्य। सुश्री पत्रिका के 2003 अंक दिस इज व्हाट अ फेमिनिस्ट लुक्स लाइक के कवर पर जड ऊपरी बाई जुर ने मानवीय कार्य किया है, जो लैंगिक समानता, गर्भपात समर्थक कारणों और महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर केंद्रित है। 2016 में उन्हें यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सहित जिम्मेदारियों वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अनफपा के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। मई 2018 तक उन्होंने जॉर्डन, 44 तुर्की, यूक्रेन, 45 और बांग्लादेश, 46 में मानवीय संकटों से प्रभावित महिलाओं और लड़कियों के लिए UNFPA की परियोजनाओं और भारत, 47 और श्रीलंका में इसके विकास कार्यों का दौरा किया था। 48 जुर ने यूथ एड्स के साथ कंबोडिया, केन्या और रवांडा जैसे बीमारी और गरीबी से प्रभावित स्थानों की यात्रा की। एरोन एडवर्ड एकहार्ट, जन्म 12 मार्च 1968, एक अमेरिकी अभिनेता है। कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो में जन्मे एकहार्ट कम उम्र में यूनाइटेड किंगडम चले गए। अपने हाई स्कूल सीनियर वर्ष के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले उन्होंने स्कूली नाटकों में प्रदर्शन करके अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने स्नातक किए बिना हाई स्कूल छोड़ दिया, लेकिन एक पेशेवर शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से डिप्लोमा हासिल किया और फिर 1994 में यूटा, अमेरिका में ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी (BYU) से फिल्म में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। BYU में स्नातक के रूप में एकहार्ट की मुलाकात निर्देशक और लेखक नील लाब्यूट से हुई, जिन्होंने लाब्यूट के कई मूल नाटकों में एकहार्ट को शामिल किया। 5 साल बाद एकहार्ट ने लाब्यूट की ब्लैक कॉमेडी फिल्म इन द कंपनी ऑफ मेन 1997 में एक बेदाग सामाजिक महिलावादी के रूप में शुरुआत की। इसके बाद निर्देशक की 3 और फिल्मों में अभिनय किया।
एकहार्ट को एरिन ब्रोकोविच 2000 में जॉर्ज के रूप में व्यापक पहचान मिली और 2006 में उन्हें थैंक यू फॉर स्मोकिंग में निक नेलर के चित्रण के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त हुआ। 2008 में उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की ब्लॉकबस्टर बैटमैन फिल्म द डार्क नाइट में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हार्वे डेंट बटा टू-फेस के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई। वह लव हैपन्स, रैबिट होल, बैटल, लॉस एंजल्स, द रम डायरी, ओलंपस हैज फॉलन और इसके सीक्वल आई, फ्रैंकस्टीन, सुली और मिडवे में दिखाई दिए। प्रारंभिक जीवन। एकहार्ट का जन्म 12 मार्च 1968 को हुआ था, एक कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो में। वह एक लेखिका, कलाकार और कवि मैरी मार्था लॉरेंस और एक कंप्यूटर कार्यकारी जेम्स कॉनराड एकहार्ट के पुत्र थे। 2, 3, 4 वह 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। 4 उनके पिता जर्मन रूसी वंश के हैं, जबकि उनकी मां अंग्रेजी, जर्मन, स्कॉट्स आयरिश और स्कॉटिश वंश की है। 5, 6 उनका पालनपोषण चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स के सदस्य के रूप में हुआ और उन्होंने फ्रांस और स्विट्जरलैंड में 2 साल तक मिशन में काम किया। 7, 8 सूचना प्रौद्योगिकी में अपने पिता की नौकरी के बाद एकहार्ट का परिवार 1981 में यूनाइटेड किंगडम में स्थानांतरित हो गया। 2, 9, 10 यूनाइटेड किंगडम में अपने समय के दौरान परिवार सरे, इंग्लैंड के आसपास चला गया और कोबम, 10 रिप्ले और वाल्टनॉन थेम्स जैसे शहरों में रहने लगा। 11 एकहार्ट ने अमेरिकन कम्युनिटी स्कूल में पढ़ाई की। 10 जहां उन्हें पहली बार अभिनय से परिचित कराया गया, उन्होंने स्कूल प्रोडक्शन में चार्ली ब्राउन के रूप में अभिनय किया। 12, 13 1985 में एकहार्ट ऑस्ट्रेलिया चले गए और सिडनी में बस गए, जहां उन्होंने अपने हाई स्कूल सीनियर वर्ष के लिए अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ सिडनी में दाखिला लिया। उन्होंने वेटिंग फॉर गोडोट जैसी प्रस्तुतियों में अपने अभिनय कौशल को और विकसित किया, जहां उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने भयानक प्रदर्शन किया। 14 अपने वरिष्ठ वर्ष की शरद ऋतु में 4 एकहार्ट ने वारिंघा मॉल मूवी थिएटर में नौकरी करने के लिए स्कूल छोड़ दिया। 15, 16 अंततः उन्होंने एक व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से अपना डिप्लोमा हासिल किया। 17 इससे एकहार्ट को हवाई और फ्रांस में 1 साल तक सर्फिंग के साथ साथ आल्प्स में स्कीइंग का आनंद लेने का समय मिल गया। 2, 18 1988 में एकहार्ट संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए और ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी वाई में एक फिल्म प्रमुख के रूप में दाखिला लिया। 19 लेकिन बाद में प्रोवो, यूटा में ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी BYU में स्थानांतरित हो गए। 2 उन्होंने 1994 में ललित कला स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 15, 20 उन्होंने विलियम एस्पर स्टूडियो में अभिनय का भी अध्ययन किया। 21, 22 कैरियर। प्रारंभिक कार्य। ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी में रहते हुए 23 एकहार्ट मॉर्मन थीम वाली फिल्म गॉर्ली सोरो में दिखाई दिए और इस भूमिका ने उनके पेशेवर करियर की शुरुआत की। इसी समय उनकी मुलाकात निर्देशक लेखक नील लाब्यूट से हुई। 23 जिन्होंने लाब्यूट के कई मूल नाटकों में एकहार्ट को कास्ट किया। 24 BYU से स्नातक होने के बाद एकहार्ट न्यूयॉर्क शहर चले गए, एक एजेंट हासिल किया और बारटेंडिंग, बस ड्राइविंग और निर्माण कार्य सहित विभिन्न सामयिक नौकरियां की। 13 उनकी पहली टेलीविजन भूमिकाएं विज्ञापनों में थीं। 1994 में वह टेलीविजन नाटक श्रृंखला बेवर्ली हिल्स 90210 में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में दिखाई दिए। 13, 25 एकहार्ट ने इस छोटे से हिस्से के बाद वृत्तचित्र पुन, अधिनियमन, बाइबल के प्राचीन रहस्य, सैमसन, टेलीविजन के लिए बनी फिल्में और परिवार में एलियंस जैसे अल्पकालिक कार्यक्रमों में भूमिकाएं निभाईं। 17 1997 में नील लाब्यूट ने एकहार्ट से लाब्यूट के मंचीय नाटक इन द कंपनी ऑफ मेन के फिल्म रूपांतरण में अभिनय करने के लिए संपर्क किया था। 26 उन्होंने एक निराश सफेदपोश कर्मचारी की भूमिका निभाई जो एक बधिर कार्यालय कर्मचारी को लुभाने, उसका प्यार हासिल करने और फिर अचानक उसे छोड़ देने की योजना बनाता है। 27 यह फिल्म सिनेमाघरों तक पहुंचने वाली उनकी पहली फीचर फिल्म थी, जिसे समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। 28 वाशिंगटन पोस्ट के डेसन होवे ने रिपोर्ट किया कि एकहार्ट फिल्म की सबसे घातक उपस्थिति है और वह एक तरह से डरावनी स्थिति में है, शर्ट स्लीव्स में शैतानी राजकुमार की। 29 इन द कंपनी ऑफ मेन को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। 63वें वार्षिक न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स में लाब्यूट के लिए सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म का पुरस्कार जीता।
30-31 उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ डेब्यू प्रदर्शन की श्रेणी में इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड दिलाया। 32 प्रीमियर पत्रिका द्वारा फिल्म को 25 सबसे खतरनाक फिल्मों में से एक का दर्जा दिया गया था। 33 अगले वर्ष एकहार्ट ने एक और लाब्यूट फीचर योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स 1998 में अभिनय किया, 20-23 बैरी के रूप में, जो एक असफल विवाह में यौन रूप से निराश पति था। इस भूमिका के लिए एकहार्ट को वजन बढ़ाना आवश्यक था। 34 1999 में उन्होंने मॉली में एलिजाबेथ शू के साथ अभिनय किया, जो एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा था जिसमें उन्होंने एक ऑटिस्टिक महिला के आत्मकेंद्रित भाई की भूमिका निभाई थी जो सर्जरी से ठीक हो गई थी। 35 एकहार्ट ने उस वर्ष एक फुटबॉल कोच, ओलिवर स्टोन के एनी गिवेन संडे में एक आक्रामक समन्वयक के रूप में भी अभिनय किया। 36 महत्वपूर्ण सफलता। एकहार्ट को पहली बार 2000 में स्टीवन सोडरबर्ग के नाटक एरिन ब्रोकोविच में पोनीटेल, बकरी वाले बाइकर जॉर्ज के रूप में व्यापक पहचान मिली। 37 फिल्म को उचित समीक्षा मिली। 38 और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और दुनिया भर में $256 मिलियन की कमाई की। 39 उनके प्रदर्शन को आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया। एंटरटेनमेंट वीकली के ओवेन ग्लीबरमैन ने लिखा है कि एकहार्ट कुछ हद तक एक आदर्श भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन वह अच्छाई को उतना ही स्पष्ट बनाते हैं जितना उन्होंने इन द कंपनी ऑफ मेन में बुराई को दिखाया था। 40 अगस्त 2004 के एक साक्षात्कार में एकहार्ट ने दावा किया कि फिल्म में शामिल होने से पहले उन्होंने लगभग 1 साल तक काम नहीं किया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक अभिनेता के रूप में जो करना चाहता था उससे दूर जा रहा हूँ।